हेलो एवरीवन। आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का राज्य व्यवस्था का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। यानी ये जो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो नीति निर्देशक तत्वों में भी आए है और मौलिक कर्तव्यों में से भी है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, पर्यावरण संरक्षण। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका वर्णन नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में है। तो उसका आंसर है डी, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क। पर्यावरण का संरक्षण हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। 7वां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है। वेरी इजी प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है। संसद का भाग नहीं है, ये हमारी संसद है। संसद के 3 भाग हैं। ठीक, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं है, भाग नहीं है, वो लोकसभा के अंतर्गत ही आता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन में आंसर होगा प्रधानमंत्री। ओके। कौन सा मिलान गलत है? ये इस तरीके से खूब प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी में। एक तरफ वो तत्व है, उसका विषय है, एक तरफ भाग है। किस भाग में क्या है? तो हम देखते हैं। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य भाग 5 गलत। राजभाषा भाग 17 बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य भाग 5 में नहीं, 5 में नहीं है, 4 क में है। किसमें है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ पर है? 4 क में। ठीक है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 4 में क्या है? आपके सामने नीति निर्देशक तत्व लिखा है। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में है। इनको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है, कौन सा कथन सही है? एक आपको सही देखना है, एक सही है या दोनों सही हैं। देखिए, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कोई विधानसभा, कोई राज्य है, उसकी 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। एक ये बात है। दूसरा है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने अवश्य है, मतलब न्यूनतम 40 होने चाहिए। तो दोनों बात सही है, बिल्कुल दोनों बात सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब ये गलत ढूंढना है आपको। वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 साल पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी से, बिल्कुल सही बात। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय इसका गठन करते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। अब अध्यक्ष और सदस्य की बात करते हैं। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। यहाँ पे सदस्य 6 लिखे, यही गलत है। 4 सदस्य होते हैं और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें आप। ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद करती है
और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। अभी इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6 है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ विषय संबंध है उनका, विषय अनुच्छेदों का। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्य परिषद उपवन, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद है। अनुच्छेद 224 से वयस्क मताधिकार, ये गलत हो गया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल सही। 312 अखिल भारतीय सेवाएं, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 263 अंतर्राज्यीय परिषद उपबंध। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। वयस्क मताधिकार का जो वर्णन है अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद, ये निरपवाद है, यहाँ पे निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है। ठीक है, मतलब कोई इसमें अपवाद नहीं है। किस संसदीय समिति का, जो आपके ऑप्शन है इनमें से किस संसदीय समिति का जो सभापति है, अध्यक्ष, वो सत्ताधारी दल का होता है? तो इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति बनी है 1950 में और इसमें कुल सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 1950 में ये बनी है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। कार्यकाल सदस्यों का 1 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्रियों का ध्यान खींचता है? मतलब ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा संसद में उपाय है जो लोक महत्व के मामले पर मंत्रियों का ध्यान खींचता है? तो इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। कितने? 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है और इसे आप कहीं पर भी ला सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, कहीं पर भी कोई भी सदस्य इसको उठा सकता है। कोई भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है इस पर बहस करने के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसकी सिफारिश की गई थी संथानम समिति पर। के संथानम समिति की अनुशंसा पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, 10वां है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, IFS, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है, भारतीय संसद। ठीक है, इसको आप समझ लें, अच्छे से याद कर लें। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आया। 11वां, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? एक आपको गलत देखना है राज्यसभा के बारे में। देखते हैं हम लोग। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती, बिल्कुल सही, सिर्फ सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। धन विधेयक पर राज्यसभा का सिर्फ सिफारसी अधिकार है और कुछ नहीं। 14 दिन के भीतर उन्हें लोकसभा को वापस करना होता है और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती, ये बिल्कुल गलत बात है, यही गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में जो ये शब्द जोड़े, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे टोटल, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 13वां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं।
लोक नियोजन में समता, तो लोक नियोजन में जो समता है उसे अनुच्छेद 16, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। और इसके बाद है अल्पसंख्यक अधिकार, अनुच्छेद 29, ये भी बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, ये बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23, इसमें मानव दुर्व्यापार बेगार ये आएगा, बाल श्रम आएगा। और अनुच्छेद ये 24 है, इसमें आएगा कारखानों में बालकों पर नियोजन का निषेध, ठीक है, ये 24 आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल उसको कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 24 में नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णन है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। 23 में मानव दुर्व्यापार बेगार और बलात्श्रम का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के कार्य को लेकर निषेध है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल को माना जाता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, इस प्रश्न को, इसमें क्या है। अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक सरदार पटेल को माना जाता है, लेकिन भारत में सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा का जनक अगर कहा जाएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाएगा तो सरदार पटेल, या आधुनिक सिविल सेवा का जनक कहा जाएगा सरदार पटेल को, ठीक है। कॉर्नवालिस ने सर्विसेज शुरू करी थी, सिविल सेवा शुरू करी थी इंडिया में, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाएगा सरदार पटेल को। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? हम लोग जानते हैं केंद्र में एक लोक सेवा आयोग है, राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग की जब बात की जाती है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की बात कही गई है, ठीक है। और ये कैसे गठन किया जाता है? इसका विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया जाता है अधिनियम बनाकर, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है। और पहली बार 1966 में जब पंजाब से हरियाणा ये अलग हुए थे तो अल्पकाल के लिए पंजाब हरियाणा का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया था, ठीक है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में वर्णन है, राज्य लोक सेवा आयोग का संविधान में वर्णन, तो वो दोनों संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, सांविधिक संस्था होगा अगर कहीं बनाया जाता है, ओके। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार कब रखा गया था? 1968 में। 1968 में चौथी लोकसभा, ठीक, चौथी लोकसभा के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके समय में पहला लोकपाल विधेयक है, यहाँ पे विधेयक रखा गया था, ठीक है। 17वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसको देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। स्थगन का अर्थ है सभा के सामान्य कामकाज में व्यवधान। सत्रावसान का अर्थ है सभा की समाप्ति। विघटन का अर्थ है सभा का अंत। सत्रावसान का अर्थ है सभा के सत्र का अंत, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ए बिल्कुल सही है। स्थगन का अर्थ है सभा के सामान्य कामकाज में व्यवधान। सत्रावसान का अर्थ है सभा की समाप्ति, ठीक है। तो सभा की समाप्ति यहाँ पे नहीं होता सत्रावसान में, सत्रावसान में होता है सत्र के, सभा के सत्र का अंत, पूरा सत्र ही खत्म हो जाता है। और विघटन का अर्थ है सभा का अंत। विघटन मतलब जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए, पूरा लोकसभा खत्म हो जाए, ठीक है। ये सही है, ये सही है, सही। बी वाला गलत है। सत्रावसान का अर्थ है सभा की समाप्ति नहीं है, पूरे सभा के सत्र की समाप्ति होता है सत्रावसान, ठीक है। सत्रावसान करता है राष्ट्रपति, और जो विघटन है वो कार्यकाल समाप्त होने पे हो जाता है, और जो स्थगन है वो अध्यक्ष करता है। जो सत्र चल रहा है उसका स्थगन कर देना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या थोड़ी देर के लिए, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है या सभापति करता है राज्यसभा में, ठीक है। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट की तैयारी में ये कर गलत लिख गया है। निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता? तो बजट के बनाने की तैयारी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होता है। बजट बनाने में नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं होता है। अंतर राज्य परिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है,
जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं अनुच्छेद 263 में आती, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, बिल्कुल सही। विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, उनके भी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल सही। 8 कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल नहीं है? 8 कैबिनेट मंत्री, ये नहीं शामिल होते हैं। 20वां है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है 6वां भाग। ठीक है, 6वां भाग, जो विधान परिषद की सदस्य संख्या है उसका 6वां भाग राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ओके। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है? देखते हैं भाई क्या है प्रश्न। कथन, वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। तो कौन सा असत्य है? पहला असत्य है। राज्यपाल वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो अपने नियुक्तिकर्ता को ही अपना त्यागपत्र सौंपेगा, तो यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। 35 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है। उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, पद पर हटने के बाद अब इस पे आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, बिल्कुल सही। तो पहला गलत है, वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा हुई है? क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, उनका जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। और क्षेत्रीय परिषदें 5 भागों में बांटी गई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है और ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक हैं ये। ठीक है, क्योंकि अधिनियम द्वारा इनका गठन हुआ है। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? छावनी बोर्ड का जो कार्यकारी होता है अधिकारी, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? उसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा छावनी बोर्ड के कार्यकारी को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? एक अच्छा प्रश्न है। संविधान संशोधन है एक तरफ प्रावधान है। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या बताया गया है? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण, बिल्कुल सही है। 101वां है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 भाग, बिल्कुल ये गलत बात है। और 102वां पिछड़ी जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है जो, उसे संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल सही। 103वां है 10% आरक्षण EWS, बिल्कुल सही। 100वां है, बिल्कुल सही। तो 100 सही है, 102 सही, 103 सही, 101 बी वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 भाग, ये बिल्कुल गलत है। 101वें संविधान संशोधन में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, GST। ओके, GST का प्रावधान है इसमें 101वें में, GST। ठीक, और अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों को अलग किया गया है 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। ठीक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोगों को 2 भागों में बांटा गया है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, जबकि 101वां संविधान संशोधन संबंधित है GST से। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस अवधि में राष्ट्रपति रहे? ये सब आपको याद करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के जो राष्ट्रपति थे 1992-97 की अवधि में रहे हैं। 1992-97 वो व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक, 11वें राष्ट्रपति थे, 92 से 97 रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके गठन का वर्ष दिया गया है। देखिए कौन सा मिलान गलत है। भारतीय जनता पार्टी 1965, तेलुगु रेशम नहीं, यहाँ पे थोड़ा सही कर देख लीजिए, देशम है, तेलुगु देशम पार्टी TDP, तेलुगु देशम पार्टी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992। तो समाजवादी पार्टी 1992 बिल्कुल सही।
बहुजन समाज पार्टी 1984 बिल्कुल सही, तेलुगु देशम पार्टी 1982 बिल्कुल सही, और भारतीय जनता पार्टी 1965 बिल्कुल गलत, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर की थी। पहले जो जनसंघ था 1951 में एक जनसंघ बना था, इसको बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। उसी जनसंघ खत्म होकर के जनसंघ वो बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में बदल गया और नई पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ठीक है। 27वां प्रश्न है, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 मनरेगा, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 50 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 49 में, ये है 49 में। ठीक है। और ये है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक, तो ये गलत था। ओके, ये वाला गलत था। ठीक। 28वां, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी? लोकायुक्त की जो संस्था है लोकपाल विधेयक के बाद में, अधिनियम के बाद में, सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। आप याद कर लें, सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। अच्छा प्रश्न, ये बहुत अच्छा अंतिम प्रश्न है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद कर लें आप। और ये है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं 1919 को। ठीक है, तो आज के यही प्रश्न थे। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते